अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो सेकंड ईयर कॉमर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इंशाल्लाह उनका भी सेकंड ईयर का पेपर होना था अकाउंट्स का, लेकिन वो थोड़ा सा आगे डिले हो गया। लेकिन अच्छा ये है कि आप अभी से इसकी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करके चलते रहें, ठीक है, ताकि आपकी इसकी तैयारी भी होती रहे। अच्छा, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके मजीद और पार्ट्स आएंगे। आप लोगों ने चैनल को लाजमी सपोर्ट करना है और जुड़े रहना, ताकि मजीद वीडियोज भी आप तक पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स मेरे गेस्ट पेपर के हिसाब से तैयारी करते हैं, उनको पता होगा कि कितने गेस्ट पेपर्स लगते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी प्रिपरेशन वैसे ही करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का जो सेशन है उसमें गेस्ट पेपर के साथ साथ मैं एमसीक्यूज की भी एक्सप्लेनेशन साथ ही समझा दूंगी कि किस तरह आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने, जो कि इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये आप एमसीक्यूज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, मैं सारे समझा देती हूँ आपको, इसके जो भी चीजें लिखी हुई हैं सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के भी आपको समझाती चली जाऊंगी। ओके, पहले आपका जो क्वेश्चन है द ओपनिंग कैपिटल वाला, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर साल के शुरू में आपने जो आपका जो कैपिटल है बिजनेस का, ठीक है, वो तकरीबन 4125 रुपीज है, और साल कंप्लीट हुआ तो साल के आखिर में जो आपके पास पैसे बचे लगे हैं, ठीक है, कैपिटल लगे 2830 रुपए का, ठीक है। उसमें से जो ओनर है उसने अपने जाती खर्च के लिए 825 रुपए ड्राइंग्स की है, ठीक है। तो आपने बताना है कि बिजनेस को इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको कॉपी में करके समझाती हूँ। मैंने देखें इसका फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लिया है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अर्निंग कैपिटल बराबर होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट इनकम माइनस ड्राइंग। अभी हमसे पूछा गया है कि आप नेट इनकम बताएं, ठीक है। तो इसको हम यहीं रहने देते हैं नेट इनकम को। तो यहाँ पे अर्निंग कैपिटल ई से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ अर्निंग कैपिटल, ठीक है, वो अपनी जगह पे वैसे ही रहा। ओपनिंग कैपिटल जो है वो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, भाई इक्वल के उस पार ले जाऊं तो ओपनिंग कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी जगह पे इक्वल के उस पार वैसे ही रहा। यहाँ पे माइनस ड्राइंग्स है ना, अगर मैं उठा के इसको यहाँ ले जाऊं इक्वल के उस पार, तो यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, ड्राइंग प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम का फॉर्मूला, यानी कि नेट इनकम अब या तो ये प्रॉफिट भी हो सकती है, ठीक है, या तो फिर ये लॉस भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला तरतीब से लिखूं, नेट इनकम प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है, नेट इनकम प्रॉफिट या फिर लॉस, ये बराबर होता है आपका एंडिंग कैपिटल, ठीक है, माइनस ओपनिंग कैपिटल और फिर प्लस ड्राइंग्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज इन्होंने दी हुई थी वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एंडिंग कैपिटल था वो था 2830 और माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल क्या था आपका 4125 रुपए, सही है। और आपने तकरीबन ड्राइंग करवाई थी 825 रुपए की। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट इनकम, कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा माइनस का 470, जो कि ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि मतलब आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर रिक्वायर्ड क्या हो गया, माइनस का 470। आपके सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, इनके बुक ऑफ अकाउंट में हम इन 4 ऑप्शंस में से किस चीज को हम जो है रिकॉर्ड नहीं करते। देखिए, सेल्स डिस्काउंट क्या होता है, जब आप कोई चीज बेचते हो तो कोई कस्टमर अगर आपको जल्दी पैसे देते तो आप उसको डिस्काउंट देते हो, ठीक है, तो ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद परचेज डिस्काउंट, इसी तरह अगर आपने जल्दी परचेसिंग कर लिया, आपको अपने कैश उनको जल्दी फराहम कर दिया और आपको परचेज करने पे डिस्काउंट मिला, तो ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, जब हम आपस में किसी चीज को खरीदने में लेन देन कर रहे होते हैं तो हम आपस में जो ट्रेडिंग हो रही होती है उस टाइम जुबानी कलामी कि भाई आप कितने पैसे में देंगे, वो उस तरह जो तय किया जाता है ना अमाउंट, कि कितने में ट्रेडिंग शुरू होगी, कितने में ट्रेडिंग हमने करनी है, ठीक है, तो वो जुबानी कलामी होता है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। और कैश डिस्काउंट 4 दिया हुआ है। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कैश जल्दी या लेने देने के लिए जो डिस्काउंट हमें मिलता है, ठीक है, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब हम चलते हैं थर्ड वाले की तरफ। इवन आपका है कि दिस इज द ओनली टेंजिबल फिक्स एसेट व्हिच इज नॉट चेंज टू एक्सपेंस, ठीक है। टेंजिबल फिक्स एसेट क्या होता है, टेंजिबल का मतलब होता है जो चीज आपको नजर है, और इनटेंजिबल होती है जो चीज हमें नजर नहीं आती। तो कह रहे हैं ये कौन सा आपका फिक्स्ड एसेट है जो कि आपको टेंजिबल नजर भी आ रहा है और उसका कोई एक्सपेंस में तब्दीली यानी कि खर्चा नहीं होता, ठीक है। तो जैसे बिल्डिंग देखी जाए, बिल्डिंग इज अ टेंजिबल एसेट, यानी कि हमें नजर तो आ रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर कोई बिल्डिंग है तो जाहिर है वो डेप्रिसिएशन होगी, मतलब उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो निकलेगी, ठीक है। मशीनरी भी इसी तरह, जाहिर है आप उसका यूज कर रहे हो तो ऐसा वक्त के साथ साथ वो डेप्रिसिएट होगी।
तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपका है लैंड। लैंड का मतलब होता है जमीन, यानी कि आपके पास टेंजिबल है, आपको पता है कि मेरी जमीन यहाँ से यहाँ तक इस रकबे पे फैली हुई है, ठीक है। अच्छा, जमीन खाली है, उस पर कोई बिल्डिंग नहीं है, तो एक खाली जमीन अगर वो 100 साल भी रहे तो वो वैसी की वैसी रहेगी, मतलब आपकी कोई कॉस्ट या फिर आपकी एक्सपेंस उस पर कोई नहीं हो रहा, बल्कि जितने टाइम तक वो आपके पास रहेगी उसकी जमीन की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, ना कि डेप्रिशिएट होगी। ये बात समझ आ गई हम लोग, यानी कि वो एप्रिसिएशन होगी क्योंकि वो आपको ज्यादा कमा के देगी जमीन, ठीक है। डेप्रिशिएट नहीं होगी। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में चेंजिंग आ जाना, कमी का आ जाना, ठीक है। तो ये कम होने के साथ साथ बल्कि बढ़ रही है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंड। फर्नीचर भी अगर हम यही करें, फर्नीचर भी क्या है, वक्त के साथ साथ उसकी हालत बुरी होती है, मतलब वो डेप्रिशिएट होता है, तो उसमें भी डेप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेंस कॉस्ट लगती है, ठीक है। आपका जो है ना 14 वाला पॉइंट में कह रहे हैं कि कैश डिविडेंड इज पेड बाय इशू ऑफ। सबसे पहली बात ये है कि कैश डिविडेंड होता क्या है। कैश डिविडेंड बेसिकली होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हमारी होती है, जैसे जो स्टॉक मार्केट में मूव ऑन कर रही होती है, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज जो बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे काम कर रही होती है, तो जब वो अपना मुनाफा कमाती है ना, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो सम अमाउंट अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा अमाउंट में भी 2%, 3% या कोई भी परसेंट वो कंपनी डिसाइड करती है, अगर उस शेयर रखने वाले शेयर होल्डर को जो वो अमाउंट देती है ना, बेसिकली वो डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। कह रहे हैं, सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो डिविडेंड दिया जाता है ये किस चीज के इश्यूएंस पे दिया जाता है, क्या चीज आपके पास होनी चाहिए इस पे आपको जो है ये डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला, पे ऑर्डर क्या होता है। पे ऑर्डर जो है वो बैंक का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप क्या करते हो, लोकली पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जब हम पैसे भेजते हैं ना, तो उसके लिए हम बैंक ड्राफ्ट यूज करते हैं। तीसरा आ जाएंगे डिविडेंड वारंट, यानी कि एक किस्म का चेक होता है जो कि कंपनी खास तौर पर डिविडेंड देने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ भेजती है, ठीक है, वो अपने ही शेयर होल्डर को भेजेगी बस। और चौथा है बोनस शेयर। क्या होता है, ये कैश नहीं होता बल्कि ज्यादातर मुफ्त शेयर्स दिए जाते हैं, यानी कि पैसे नहीं दिए जा रहे, क्या किया, मजीद शेयर्स उन शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना बोनस शेयर कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी। आपका 5वां वाला क्वेश्चन है कि दिस डज नॉट अपेयर इन इनकम स्टेटमेंट, यानी कि हम अपनी तनख्वाह की स्टेटमेंट के लिए इनकम स्टेटमेंट में हम इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, सेल्स। सेल्स बेसिकली रेवेन्यू होता है, अगर आप कोई चीज बेचते हो तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, तो सेल जो है इनकम रेवेन्यू में हम स्टेटमेंट में हम वो करते हैं, ठीक है। कमीशन इनकम, बेसिकली ये भी इनकम की एक टाइप है कि आपको जो है आमदनी है, कहीं से भी इनकम आपको जो है जनरेट हो रही है, कमीशन इनकम उसमें आ जाएगी। थर्ड है रेंट एक्सपेंस, जाहिर है आपका जो खर्चा हो रहा है तो वो भी आप रेंट एक्सपेंस में लाजमी करते हो। उसके बाद डी आपका है कॉपीराइट, ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, यानी कि आपको नजर नहीं आता कॉपीराइट, ठीक है, नजर नहीं आता, इंटेंजिबल है, लेकिन क्या है कि वो आपका एसेट तो मौजूद है, लेकिन जो बैलेंस शीट में हम एसेट के अंदर इसे नोट डाउन करते हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हम इसे नहीं लिखते। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी कॉपीराइट, ठीक है। 6 वाले पे अब हम आ जाते हैं कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर रिसीव्स हायर अमाउंट अगेंस्ट हिज एक्चुअल कैपिटल, यानी कि एक बंदा है और वो अब क्या कर रहा है कि वो रिटायरमेंट ले रहा है, यानी कि कोई मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने साथ काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया 2-3 लोगों ने, और अब वो अपना टाइम लिमिट कंप्लीट कर चुका है, वो रिटायरमेंट वो ले रहा है, ठीक है। तो उसको जो जितना उसने मिसाल के तौर पे 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसके बदले में 2000 रुपए मिल रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा 1000 रुपए दिए जा रहे हैं ना, वो क्या कहलाता है, ये आपने बताना है जी। फर्स्ट वन है गुडविल, यानी कि गुडविल आप कह सकते हैं, उनका नाम वगैरह हम कह सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस की अगर अच्छी रेपुटेशन है तो जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं तो वो आपका गुडविल भी कहलाता है। और बोनस क्या होता है, जब बाकी पार्टनर्स अपने पास से इसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ना खुद की खिदमत के बदले, तो वो बोनस कहलाता है। और रिवैल्यूएशन कहते हैं कि एसेट की कीमत दोबारा से लगाना, कितनी जो है मौजूदा जब वो जा रहा है तो एसेट की कितनी वैल्यू, उस हिसाब से उसको पैसे दे देना, ठीक है, रिवैल्यूएशन कहलाता है। इसके बाद फोर्थ है आपका रियलाइजेशन, यानी कि बिजनेस बंद होते वक्त एसेट जो होते हैं अब आपके पास बचे हुए वो सब आप सेल आउट कर देते हो, तो वो रियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बोनस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो बोनस हमारा इसका यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है कि रिसीव और पेमेंट्स अकाउंट जो है, समरी ऑफ द रिसीव और पेमेंट अकाउंट किसकी समरी होती है। तो ये जैसे कि एनजीओ वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो एनजीओ वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये जो अपना अकाउंट बनाती है रिसीव और पेमेंट्स का, ठीक है, वो असल में किस चीज की समरी करता है ये आपने बताना है। पहला कैश बुक का, कैश बुक बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम रोजाना के आने जाने वाले जो खर्चे होते हैं वो सब हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। रिसीव और पेमेंट अकाउंट भी जो है ना इसी कैश बुक की साल भर की समरी में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कैश बुक। परचेज जर्नल क्या होता है, जिसमें हम उधार खरीदारी का रिकॉर्ड करते हैं। और सेल्स जर्नल भी जो है वो सेम होता है, आधार फरोख्त पे हमने कितनी चीजें सेल की हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल जो है आम एंट्रीज का जो भी हम करते हैं, ठीक है, वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बढ़ते हैं 8 की तरफ। डिस्पोजेबल ऑफ नेट इनकम ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द यूटिलाइजेशन ऑफ, यानी कि कंपनी अपने साल भर के जो मुनाफा उसने कमाया होता है तो वो उसको कहाँ यूटिलाइज करती है, कहाँ पे खर्च करती है, ठीक है। तो इस जो हम प्रोसेस ही करते हैं इसकी कैलकुलेशंस का वो कहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो आपका रिटेन अर्निंग है, ठीक है। अच्छा,
क्या कह रहे हैं, रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या होती है, इस अकाउंट में कंपनी जो बचा हुआ जितना भी मुनाफा होता है उसी में से वो अपने डिविडेंड्स, अपने रिजर्व्स वगैरह बनाती है, ठीक है, और डिस्पोज करती है। और बी आपका जो है नेट इनकम, ये तो खुद इनकम होती है, और नेट लॉस भी जाहिर है आइडिया होगा आपको, और कैश भी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 9th वाले के पार्ट की तरफ। कह रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट इज टेम्पररी यूज्ड इन प्लेस ऑफ। सबसे पहले समझ लें कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होती है। बेसिकली वो अकाउंट होता है जब हम पार्टनरशिप खत्म कर रहे होते हैं ना, डिसोल्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पर जो टेम्पररी अकाउंट बनाया जाता है सारे हिसाब किताब को कंप्लीट करने के लिए, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। एक पहला एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, ये दोनों तकरीबन सिमिलर ही है। ये दोनों जो है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि ओनर के पास अब कितना कैपिटल उनके पास मौजूद है, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो सी है। और डी क्या है, लाइबिलिटी अकाउंट। बेसिकली क्या है, लाइबिलिटी की जितनी भी हमने ली हुई होती है वो सारी चीजों को क्लोज करने के लिए हम सबसे पहले इसमें ट्रांसफर करते हैं। फिर एसेट हमारे पास जितने होते हैं ना, उस एसेट्स के हिसाब से उन लाइबिलिटीज को जो है देना दिलाना जो भी होता है वो खत्म किया जाता है। फिर अब जो हमारे पास जितने भी एसेट बन जाते हैं ना, बच जाते हैं वो सारे, अब वो या तो हमारा प्रॉफिट है या तो फिर लॉस है, ठीक है। अब जो हमारे पास बच गए तो जो पार्टनर्स होते हैं ना, उन सबके कैपिटल अकाउंट में इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तभी आपका आंसर जो था वो कैपिटल अकाउंट था। होपफुली कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं 10 वाले की तरफ। प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, यानी कि हमारे पास जो टेंजिबल एसेट है ना, अगर हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो बेसिकली वो क्या कहलाएगी, टेंजिबल जो हमें नजर आते हैं एसेट्स, ठीक है, डेप्लीशन कहते हैं। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम यूज करते हैं, जैसे कोयला वगैरह, ये चीजें, तेल का कुआं वगैरह हम यूज करते हैं, तो उसके लिए जो हमें कॉस्ट देनी पड़ती है ना, तो वो डेप्लीशन कहलाती है। सेकंड आपका है अमोर्टाइजेशन, यानी कि इंटेंजिबल एसेट जैसे कि जो हमें नजर नहीं आते, जैसे सॉफ्टवेयर, पेटेंट वगैरह, पेटेंट राइट वगैरह, ठीक है, तो इन सब की कीमत कॉस्ट वगैरह देना, तो वो अमोर्टाइजेशन कहलाता है, ठीक है। थर्ड आ जाएगा डेप्रिसिएशन, यानी कि जो हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी जो एक्सपेंस होता है, उनका जो हमें पैसे कॉस्ट देनी पड़ती है, तो वो हमारी डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो इसका क्योंकि टेंजिबल एसेट है तो हमारा जो थर्ड आंसर होगा यानी कि सी, ऑप्शन सी, तो ये डेप्रिसिएशन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और डी जो है रिवैल्यूएशन, यानी कि कीमत दोबारा से जो आपके पास एसेट्स हैं उनकी दोबारा से कीमत का अंदाजा लगाना, वो रिवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट होगा वो सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि When the net income is transferred to the retained earning account, यानी कि जब आप साल का नेट इनकम जितना भी आपने कमाया वो सारे रिटेन अर्निंग अकाउंट में जब आप ट्रांसफर करते हो तो कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, ठीक है। तो इसका मैं बता देती हूँ, ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, यानी कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ठीक है। तो कौन सा वाला एंट्री हम करते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी अकाउंट में हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और रिटेन अर्निंग जो हमारा अकाउंट होता है उसमें हम क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या होता है, ये क्रेडिट होता है क्योंकि मुनाफा हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो रिटेन अर्निंग कहलाता है और यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सेकंड आपका एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी, ये अकाउंट जो है वो डेबिट हम करते हैं ताकि इसका बैलेंस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए और मुनाफा जो है हमारा सारा का सारा वो इजीली ट्रांसफर हो जाए। और सीकिंग फंड और जनरल रिजर्व, ये भी कोई स्पेसिफिक जो है फंड हमारे मौजूद होते हैं, तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। शेयर अभी आपने पीछे पढ़ा था, तो क्वेश्चन में भी ये कह रहे हैं कि बोनस शेयर इज पेड बाय, ठीक है, बोनस शेयर जो है पेड लाई बाय, किस तरह बोनस शेयर जो दिए जाते हैं। बोनस तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना, और शेयर जो है किस पे दिया जाएगा, यकीनन स्टॉक्स पे दिया जाएगा। तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है कि आप जो है शेयर्स वगैरह बाय करते हो, बेसिकली आप स्टॉक भी कह सकते हो, और कैश प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ये आपको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा स्टॉक, यानी कि क्या होगा कि जब भी कोई कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जब भी बोनस पे शेयर्स देती है, बोनस शेयर्स देती है, तो जाहिर है वो स्टॉक पे ही देती है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज शामिल होती है। पहला अकाउंट पेबल, यानी कि वो उधार जो आपने किसी से लिया हुआ है और आपको उसके पैसे देने हैं, ठीक है, तो ये आपको जल्दी देने होते हैं, तो बेसिकली करंट लायबिलिटी होती है। भी आपका है कि अनअर्न कमीशन, ये बेसिकली क्या होता है, यानी कि आपने अभी सर्विसेज नहीं दी है लेकिन आपको पैसे ही पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है, तो वो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी। और बॉन्ड्स पेबल क्या होती है, लॉन्ग टर्म में हमेशा बॉन्ड पे कर्जा लिया जाता है, ठीक है, जो कि कंपनी लेती है, तो ये बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बॉन्ड्स पेबल, ठीक है। चौथा आपका है रेंट पेबल, यानी कि आपने अगर कमरा वगैरह कोई किराए पे लिया है, कोई बिल्डिंग वगैरह ली हुई है, तो जाहिर है आपको उसका किराया देना, तो बेसिकली हो जाएगी आपकी करंट लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सिमिलर टू, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो हम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, ठीक है, वो नॉर्मल अकाउंटिंग के किस स्टेटमेंट जैसा होता है ये आपने बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो करेक्ट है वो आपका है बी, यानी कि बैलेंस शीट, ठीक है। पहला होता है ट्रायल बैलेंस, जिसमें आप बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कर रहे होते हो, सारी चीजें बैलेंस कर रहे होते हो। और आपका पार्ट बी है, ऑप्शन बी के बैलेंस शीट। बेसिकली क्या होता है, जो एक मखसूस दिन पर आप एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का अकाउंट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी तकरीबन यही काम करता है। तो ये आपका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी क्या होता है, कैश बुक होता है, जिसमें आप डेली के कैश को आना जाना जो है वो रिकॉर्ड करते हो। और डी में क्या हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट, यानी कि आप उसमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो बताते हो।
नेट इनकम ऑफ द कंपनी एट एंड ऑफ द ईयर मस्ट बी ट्रांसफर टू, यानी कि कह रहे हैं कि कंपनी ने साल भर में जो मुनाफा कमाया और उसके बाद जो उसने नेट इनकम निकाली है तो वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होना इसका जरूरी होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि शेयर होल्डर्स अकाउंट, यानी कि डायरेक्टली वो शेयर होल्डर्स को दिया जाए, लेकिन जो कि दिया नहीं जाता, ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नहीं होगा। आपका जो करेक्ट है वो है बी, ठीक है। बी में क्या कह रहे हैं, रिटेन अर्निंग अकाउंट। बेसिकली क्या होता है, कंपनी का जो बचा हुआ जो मुनाफा होता है, नेट इनकम जो होती है, ठीक है, तो वो सारी पैसे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर की जाते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। सी में क्या कह रहे हैं, डिबेंचर अकाउंट, यानी कि वो अकाउंट है जहां पर जो कर्जे वगैरह का लेन देन जो है वो दिखा जाता है। और डी आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। बेसिकली अगर ये सोल बिजनेस हो या तो फिर अगर पार्टनरशिप होता है ना, तो फिर कंपनी में आप कैपिटल अकाउंट अपनी बिजनेस में कैपिटल अकाउंट बनाते हो, लेकिन यहाँ पे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो कैपिटल अकाउंट की जगह इनके पास होती है रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो जितनी भी साल में जो नेट प्रॉफिट होता है, तो जब उसको ट्रांसफर किया जाता है ना, तो वो सारा का सारा रिटेन अर्निंग अकाउंट में किया जाता है। द पार्टनर इज सॉल्वेंट हिज डेफिशिएंसी इज मेड, यानी क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप बंद हो रही है और किसी पार्टनर के अकाउंट में पैसे अगर कम पड़ जाते हैं, डिफिशिएंसी हो जाती है, तो और वो पार्टनर जो है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के मतलब बेसिकली होता है कि वो उसके पास पैसे मौजूद है, वो पैसे दे सकता है, तो वो अपनी कमी डिफिशिएंसी को कैसे पूरी करेगा, ठीक है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। सबसे पहला हिमसेल्फ, यानी कि वो क्या करेगा, अपने घर जाएगा, अपने घर से पैसे वगैरह लेकर आएगा और वो अपनी कमी जो है वो पूरी कर लेगा पैसों की, ठीक है। और बी में रिमेनिंग पार्टनर, बाकी जो लोग बच गए पार्टनर्स में, वो या तो ऑल पार्टनर, तमाम पार्टनर मिलकर पेमेंट करेंगे और या तो फिर फर्म के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो बी, सी एंड डी ऑप्शंस जो है वो तब होते हैं जब वो जो पार्टनर जिसके पैसे कम पड़े हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट है, यानी कि वो दे नहीं सकता, उसके बाद इतने अमाउंट नहीं कि दे सके, तो फिर हम बी सी डी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। वरना तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, अगर वो सॉल्वेंट है तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हिमसेल्फ होगा, यानी कि वो खुद अपने घर से पैसे लाएगा क्योंकि वो सॉल्वेंट है और वो पैसे दे सकता है। डिस्काउंट अवेल ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड इज नोन एट, यानी कि कंसेशन पीरियड बेसिकली होता है कि एक टाइम लिमिट आपको जो है ना पैसे ला के उसी टाइम के अंदर अंदर जो है वो देने होते हैं। अगर कोई बंदा वो आया, उसने जो है उसी टाइम के अंदर अंदर अगर पैसे दे दिए, उसने उधार में माल लिया और वो उसी दिनों के अंदर आके पैसे दे देता है, तो उसे जो डिस्काउंट मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है ट्रेड डिस्काउंट। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई माल वगैरह खरीद रहे होते हैं तो उस पर जो हमें डिस्काउंट मिलता है ना, बेसिकली वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और सेकंड हमारा हो जाएगा कैश डिस्काउंट, यानी कि जितनी जल्दी वो कैश पेमेंट करेगा ना, तो उस कैश को जल्दी पेमेंट करने की से डिस्काउंट मिलेगा, वो कैश डिस्काउंट करेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। और क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है, ज्यादा माल अगर हम कभी कहीं से खरीदते हैं तो हमें देखा है ना कि ज्यादा चीजों पे हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो क्वांटिटी डिस्काउंट कहलाता है। और शेयर डिस्काउंट क्या होता है कि कोई शेयर्स अगर सस्ते में आप बेच देते हो ना, यानी कि खरीदा आपने सस्ता और ठीक ठाक अमाउंट में आपको बच गए, ठीक है, तो वो आपका शेयर डिस्काउंट कहलाता है। फिक्स्ड एसेट आर नॉर्मली शोन इन बैलेंस शीट एट, ठीक है। अब फिक्स एसेट जो है, जैसे कि आपकी गाड़ी, मशीनरी या कुछ भी है, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट में आप कैसे दिखा सकते हो। तो आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है मार्केट वैल्यू, यानी कि आज के मार्केट वैल्यू, यानी कि आज के बाजार में आज की जो है टाइम में उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये ऑप्शन हो गया। सेकंड हो गया स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है ज्यादा कबाड़ वगैरह, तो उसकी कीमत क्या है उस हिसाब से। थर्ड आपका है बुक वैल्यू, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। बुक वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि असल कीमत में से जितनी क्या हमने खरीदी उस चीज को, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन की कॉस्ट अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो अब आपके पास जो अमाउंट बच जाएगी ना, तो वो आपकी बुक वैल्यू में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये बुक वैल्यू में दिखाया जाता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और डी क्या होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जितने की हमने खरीदी है ना उसको शो करना, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस ना करना, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपका जो करेक्ट आंसर है तो यहाँ पर वो बुक वैल्यू है। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो जो लोग आपस में मिलकर किसी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करें, तो अगर हम सबको मिलाएं, उनको कलेक्ट करें, तो उनको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है एजेंट। एजेंट बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि किसी और के लिए काम करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बी पार्टनर क्या होता है, इन्हें अलग अलग करके इंडिविजुअली हम अलग अलग नाम में इनको पार्टनर्स कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होगा, फर्म। फर्म ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं उन सबको, जितने भी पार्टनर्स है 5-6 अगर हैं, तो उन सबको जब हम कलेक्ट करके कहेंगे ना, तो कलेक्ट करके उनका नाम रख दिया जाएगा फर्म, ठीक है। और डी क्या होता है, प्रोमोटर्स। बेसिकली जो कंपनी को शुरू करने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें हम प्रोमोटर्स कहते हैं। इन लिक्विडेशन, यानी कि बिजनेस के खत्म करने पर व्हेन अ पार्टनर शेयर ऑफ लॉस इज हायर देन द कैपिटल बैलेंस, यानी कि जब बिजनेस खत्म हो रहा है ना, तो उस टाइम पे उसके कैपिटल अकाउंट के पैसे जो है वो बिल्कुल कम हो जाए और उल्टा उसको जो है ना लॉस हो जाए, ठीक है, यानी कि उसके हिस्से से जो पैसे आने वाले थे ना वो ज्यादा निकल जाए और उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो माइनस हो जाए, ठीक है। तो आपने बताना वो क्या कहलाता है। पहला लिखा हुआ है सॉल्वेंसी। बेसिकली क्या होता है, पैसे देने के काबिल, क्या वो पैसे देने के काबिल है कि नहीं, इसे हम सॉल्वेंसी कहते हैं। पहले भी ऑप्शन में आपने देखा है कि आया हुआ था। दूसरा होता है डिफिशियंसी, यानी कि डेफिसिट होना,
होना, यानी कि कैपिटल अकाउंट में अगर कैसे पैसे उसके कम बढ़ जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो बैलेंस उसका डेबिट हो जाए, ठीक है, तो वो डेफिशिएंसी कहलाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेफिशिएंसी, ठीक है। लॉस तो आपको पता है क्या होता है, और गेन क्या होता है हमारा, वो भी आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसमें फायदा। तो यहाँ पर आपको जो है ना, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डेफिशिएंसी, यानी कि आपके कैपिटल अकाउंट में अब क्या है कि पैसे आपके कम है। सेक्शन बी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजिंग कंसर्न, ठीक है, ये है पार्टनरशिप रिटायरमेंट, पार्टनरशिप लिक्विडेशन, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, ठीक है, कंपनी शेयर्स ऑफ शेयर डिबेंचर्स, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने दिए हुए सेक्शन बी के, और भी है सी भी मैं साथ ही इसके बाद अटैच कर दूंगी। तो इंशाल्लाह इसके जो सॉल्व हैं वो आज या फिर कल तक आपको लाजमी हर हाल में मिल जाएंगे। तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, और सेक्शन सी के भी मैं जो है ना साथ साथ यहाँ पे पिक्चर ऐड कर देती हूँ जी। तो ये आपके सेक्शन सी की भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस आपके बी के आते हैं, और सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप एडमिशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन, ये तमाम चीजें, ये 3 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपके इसमें आते हैं, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके एग्जाम से पहले पहले जरूर जो है चैनल पे मिल जाएगी, और लाजमी अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और वो बच्चे जिनके पास टेनर मौजूद है तो काइंडली वो मुझे अपने एमसीक्यूज की पिक्चर मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दें, ठीक है, ताकि ये कि मैं एक डिटेल वीडियो आपकी एमसीक्यू सेशन की, जिस तरह मैंने अभी सॉल्व करवाए थे, वो भी मैं साथ ही आपको समझा के सॉल्व करके सारे ऑप्शन भी साथ साथ समझाती चली जाऊंगी, ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो, हर चीज की मीनिंग आपको समझ में आए हुए हो, तो आप इजिली उसको कर सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आज की आपको समझ आई होगी, और चैनल क्लास भी सब्सक्राइब करना है, बहुत सारा सपोर्ट करना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।